ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तब कर लिए, कंटिन्यू। नेक्स्ट 2018 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के। पहला वन क्वेश्चन है सेकेंड, विच 19 में कितने क्वेश्चन थे इकोनॉमी के? इसमें 13 क्वेश्चंस हैं। तो मृणाल सर ने तो शायद 25 बोला था। ओके, तो किसी ने नोट किए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो अभी नहीं डिस्कस किए हुए हैं? अरे क्या है ना यार, मृणाल सर इकोनॉमी को ना उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं उनके पिलर्स के अनुसार। थोड़ा सा खिचड़ी हो जाता है वो, कोई हाँ, और। वो एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी फिर उसके लिए फिर काफ़ी टाइम वो हो जाएगा, या तो कोई अलग से कर लेना जो नहीं डिस्कस किया, वो हम कल फिर से कर लेंगे। तब तक आगे चल देते हैं, 2018 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज। क्या ऑप्शन है, और फिर कोई थोड़ा इसके बारे में भी बता देना। पहले ऑप्शन कौन सा सही है वो बता दो कोई। सी आंसर है इसमें। इसमें बेसिकली कैच यही है कि इट्स नॉट एन इंसेंटिव, इट इज एक्चुअली चार्ज। यही क्या इसका एग्जाम हॉल में सब लोग इंसेंटिव के पीछे कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो आपसे, वो चार्ज करते हैं। और 3 पार्टीज होती हैं, एक तो वो कस्टमर का बैंक होगा, एक सेलर का होगा, और वो जो पेमेंट गेटवे वाला होता है तीसरा। इन सब का शेयर होता है। जब भी आप कभी भी स्वाइप मशीन से आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, उसके लिए एक तरह का एक छोटा सा चार्ज है। ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बोलते हैं उसको, जो मॉल में जाके हम स्वाइप करते हैं। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इस पर? इसमें एक मेरा डाउट है ये कि अगर ये मर्च तो फिर मतलब ये तो जो भी बिजनेसमैन है उनको तो ये डिस्करेज करेगा ना कि स्वाइप मशीन से कैश लेने की, मतलब पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि ये उनके ऊपर ये अलग से चार्ज है। बेटर होगा उनके लिए तो कैश से ले लें चार्ज। तो मतलब हाँ, ये फिर ये करेक्ट। हाँ, इसीलिए तो बाद में इसको वो कर दिया गया था। जीरो किया था बीच में आरबीआई ने, अब लेकिन दोबारा लगता है अभी ये। अभी ये 2% है, क्योंकि कहीं कहीं शॉप पे जाते हैं तो वहां पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो बोलते हैं हाँ कि हाँ, 2% एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं वो बीच में 1 साल 1.5 साल के लिए किया था बस, आरबीआई ने जीरो किया था, अभी दोबारा लगता है अब रुपए कार्ड में नहीं लगता है, बस बाकियों में लगता है। ठीक है, और किसी को ऐड करना है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government. दूसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ वॉर ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट टू गवर्नमेंट्स। तीसरा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लैटर। सबसे पहले तो ये तीसरा वाले पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल केसेस में भी होता है कि अगर आप किसी से उधार लिए, अगर आप उसका पैसा नहीं दोगे तो वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाएगा ही। तो ये तो बहुत ही जनरल सी चीज़ है, तो तीसरा तो करेक्ट हो जाएगा। पहले के बारे में कोई कुछ ऐड करेगा? पहला सही है कि गलत है, या क्या है अभी इसका सिचुएशन? बार FRBM एक्ट पूरा देख लेते हैं, क्या है, क्या प्रोविजन है। ठीक है, ये 2020 का है। तो FRBM एक्ट क्या है? तो इट वाज इनेक्टेड इन अगस्त 2003। ये आपका सेट करता है लिमिट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट और डेफिसिट पे। अभी इसने लिमिट किया था ये 2020 के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट को टू 3% ऑफ द जीडीपी। ओके,
आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक एस्केप क्लॉज होता है, जिसमें कि अगर ये 4-5 ग्राउंड्स अगर मीट हो जाते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप डेफिसिट से ऊपर नीचे तक का वो कर सकते हो। तो वो ग्राउंड्स पता होने चाहिए। एक है नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड, वॉर, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, या कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, या फिर डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ अ क्वार्टर बाय एटलीस्ट 3% points below the average of the previous 4 quarters. अब कोई अटेम्प्ट करेगा इस क्वेश्चन को? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ अब आ रही है। स्टेटमेंट 3 तो इसका सही है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट वो का 3 सेंट्रल होना गवर्नमेंट चाहिए। हाँ, एक्सप्लेन करेंगे क्या इसको आप थोड़ा? अच्छा, कोई बता दो डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है? जो भी गवर्नमेंट का नेट डेब्ट है डिवाइडेड बाय जीडीपी। ओके, कुछ अब अप्रॉक्स आइडिया कि कितना है इसमें अभी? 2 तरह के होते हैं ना इसमें, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी 60% से ज्यादा ही था कुछ पिछली बार जो था इकोनॉमिक सर्वे में जो था ना। 60-61 कुछ 70% था आई गेस। आई थिंक ठीक ये है, इसमें एफआरबीएम एक्ट में मेंशन है शायद, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 60% से 40% करना है इसके लिए 2023 पहला से ऑप्शन 24। करेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड स्टेट में है सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेस्टिक लायबिलिटी जो है ये 45-46% के आसपास है। ये उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था ये। ओके, ठीक है है, खैर नहीं ये तो पूछा हुआ है फैक्टर। वो। और ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल स्टेटमेंट ये होगा कि मतलब एज कंपेयर टू डेट ऑफ 49% ऑफ द जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। ओके, ठीक है, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से जैसे हमारा लेटेस्ट हुआ है तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years. And second है, the government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. स्टेटमेंट 2 तो दिख ही रहा है कि ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ द ऑयल ये लिखा है और कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, भले ही वो कम लगाती हो। ये तो statement 2 डेटा तो हर एक wrong हो साल जाएगा। चेंज होता रहता है, ये तो हर एक साल के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग चलेगा। बट वैसे भी हमें ये पता चाहिए कि हम एडिबल ऑयल काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना मलेशिया उधर से। हाँ, एडिबल ऑयल तो इम्पोर्ट ये होता है। ये बड़ा इश्यू है, ये तो इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होगा, तो ठीक है।
पहला करेक्ट है एंड दूसरा इनकरेक्ट है। और कोई ऐड करना चाहेगा? एडिबल जो पाम ऑयल वाला जो है, ये उसकी बात कर रहा है, उसका काफी सबसे शेयर ज्यादा रहता है। पाम ऑयल तो हम इंडोनेशिया से भी कर रहे हैं, मलेशिया पहले था। ओके, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? थोड़ा सर्च एक कर लो इस कस्टम, पे, आ सकता है क्वेश्चन हमेशा इस पे, ऑयल के बारे में काफी फेवरेट टॉपिक है। पर आया भी था ना पाम ऑयल से क्वेश्चन। अरे ठीक है। हमेशा आता है कुछ पाम, ना कुछ घुमा फिरा के। ठीक है। एक हमारा ये है, ये देख लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। क्या है ये? न्यूज में क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। इसको बोलते हैं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। ये फॉर सेल्फ रिलायंस है इन एडिबल ऑयल। 11,000 से करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का पीरियड है। की पॉइंट्स बेसिक से हैं। ये पता होना चाहिए कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है बाय 3 टाइम्स टू 11 लाख मेट्रिक टन्स बाय 2025-26। तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कैसे करेंगे? इसमें ये एरिया को इंक्रीज कर देंगे जहाँ पे ऑयल पाम कल्टीवेशन होता है, टू 10 लाख हेक्टेयर्स बाय 2025-26। और फिर एक और है, 16 लाख तक करना है बाय 2029-30। तो ये ईयर्स याद कर लेना, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। बाकी राइज इन यील्ड, ये देख लो, इंडिया जो है अभी प्रोड्यूस करता है लेस देन हाफ ऑफ द रफली 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल दैट इट कंज्यूम्स एनुअली। तभी हम प्रोड्यूस करते हैं लेस देन हाफ, 50% से कम है। और इन इंडिया 94% ऑफ इट्स पाम ऑयल इज यूज इन फूड प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, 94%, especially for cooking purposes. This makes palm oil extremely critical to India's edible oil economy. तो palm oil का जो है 94% शेयर है। और palm oil is currently the world's most consumed vegetable oil। और जो टॉप कंज्यूमर्स है, सबसे नंबर 1 पे हम ही हैं, इंडिया, फिर चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। एंड आई थिंक और कोई इसमें ऐड करेगा कुछ? एक ये भी देख लो, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खारिफ स्ट्रैटेजी 2021 लॉन्च की है ऑयल सीड्स के लिए, तो इससे क्या होगा? इसमें 6 लाख का एडिशनल ये एरिया ऑयल सीड्स को दे रहे हैं, जिससे कि 120 लाख क्विंटल ऑफ ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। हमारे यहाँ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेप सीड, सेसम, सैफलावर, लिंसेड, सब कुछ है। ठीक। और कोई ऐड करेगा कुछ? तो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया? आंसर तो सबको पता होगा ना इसका इसमें। सी नेशनल होगा। पेमेंट, हाँ सी। हाँ। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में कोई बता दो, पहले से सबको एक्ट बता दो। 2007 है ना? ये आंसर ये होगा ना, एनपीसी का करता है। एनपीसीआई। ये होना चाहिए। इसका कोई आंसर कंफर्म करना। एनपीसीआई होगा ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई आंसर चेक करेगा क्या? एनपीसीआई है यार ये तो, मतलब जहाँ तक मृणाल में पढ़ा याद है। एनपीसीआई आएगा। क्योंकि इसने डिजिटल पेमेंट स्विच पेमेंट, बनाया था शायद। एनएसडीएल का क्या काम है? एनएसडीएल वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज है ना। हाँ, वो उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज दिया था? और एक दो जगह पे पढ़ा था अपने, याद है किसी को? एनएसडीएल क्या करता है? पेमेंट रेगुलेशन तो एनपीसीआई के द्वारा ही होता है जो। एनएसडीएल मेनली आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वो मॉनिटर करता है, जहाँ पे शेयर्स का पूरा सेट ऑफ किया जाता है, कितना लेना है, क्लियरिंग इन शॉर्ट। ठीक है। और एक और जगह पे एनपीसीआई पढ़ा था एक शायद, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आईबीसीआई जितने भी था ना ये? हाँ, आईबीसी कोड में शायद एनएसडीएल है ना कहीं कहीं पे, या फिर एनईएसएल है वो? एनईएसएल अलग है ना? एनईएसएल अलग है, इसको भी देख लेते हैं एक बार।
वो क्या है और है क्या? ये 2004 में आई थिंक IDRBT के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद NPCI इसको शायद। ओके, NECL आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है और NPCI है, NPCI आपका मेनली नेशनल डिजिटल पेमेंट पेमेंट्स के लिए कॉर्पोरेशन है। ऑफ इंडिया। हाँ, एक्ट इसका 2007 है, आई डोंट नो इसमें 2008 इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है। अभी इसका कोई ये है, इस लॉन्च्ड ग्लोबल हैकाथॉन NPCI पे अथॉरिटी चैलेंज। तो ये अम्ब्रेला बॉडी है फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट इन इंडिया। इसको RBI ने स्टैब्लिश किया था अलॉन्ग विद द इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। तो ये दोनों चीजें साथ में ही की गई थी। NPCI was incorporated in 2008 and was centrally promoted by RBI of India। ठीक है, ये 10 मेजर प्रमोटर बैंक्स हैं इसके, SBI, PNB, केनरा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। NPCI was under the support of RBI and Indian Banks Association। देख लेना ये किसमें, इसको दो बॉडीज ने सपोर्ट किया है। with an aim of consolidating and integrating various systems into nationwide uniform and standard business process that can be used as a retail payment system। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इमीडिएट पेमेंट स्विच, अफिलिएशन ऑफ रुपे कार्ड एंड नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम कोई बताएगा क्या है? पहले ये ना मेनली किसी वही, हाँ हाँ बोलो। पहले भी किसी भी बैंक का ना चेक, मतलब जिस कोई पेरेंट बैंक होती थी उसमें जाता था क्लियरेंस होने के लिए। अब ना इसको मतलब सभी बैंक के साथ एक ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम मतलब एक साथ मतलब इंटरकनेक्ट हो गए हैं। मतलब आप खुद से ही मतलब वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब पहले क्या होता था ना, मैनिपुलेट कर लेते थे चेक को लोग, मैनिपुलेशन ना हो सके इसके लिए स्कैन्ड इमेज आप भेज देते हैं ये बैंक आपस में ही, उसके भी यहाँ पे वो पैसा आपको दे देता है, तो उससे डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। किसी को एक कुछ पॉइंट ऐड ऐड करना करूंगा। है? हाँ हाँ, NPCI का नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये लिंकेज करता है ATM का, ये मृणाल में दिया है। हाँ हाँ, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ओके। अब अगर हम ATMs कर रहे हैं तो हम टाइप्स ऑफ ATMs भी देख लेते हैं। कितने तरह के ATMs होते हैं? ब्राउन होता है, वाइट लेबल होता है, कोई बताएगा कुछ? वाइट लेवल होता है ना, मुझे लगता है इसमें कि कोई थर्ड कंपनी उसको चलाती है ATM को, मतलब पेरेंट बैंक के अकॉर्डिंग नहीं आता है। हाँ करेक्ट। बहुत जगह हम टाटा का ATM देखते हैं, वो वाइट लेवल ATM हो गया। मेनली वाइट है ना, तो ये देख लेना कि वो बैंक, नॉन बैंक उसको ओन भी करती है और उसको चलाती भी है। फिर एक हमारी कैटेगरी आती है ब्राउन लेबल ATMs। तो ब्राउन में क्या होता है, ओनर तो बैंक होता है, बस जो ऑपरेशंस होते हैं वो आउटसोर्स कर देता है, और बैंक लेबल जिसमें लगा रहता है, तो आप समझ जाओ कि बैंक खुद ही ये ओन कर रहा है, खुद ही ये ऑपरेट कर रहा है। और एक और होता है माइक्रो ATM, जो सबने सुना होगा, जो हाथ में लेके घूमते हैं वहां पे, तो वो बैंक मित्राज वाला, वो है माइक्रो ATM। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? अब कोई डिफरेंस बता दो, लीगल टेंडर एंड फिएट मनी में क्या डिफरेंस होता है? लीगल टेंडर तो वही होता है ना कि आप मना नहीं कर सकते पेमेंट को। मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग
जो रुपी पे बियर करने का प्रॉमिस होता है, वही है लीगल टेंडर। हाँ, और फिएट मनी क्या होता है कि कोई भी जो सरकार या किसी राजा ने इश्यू किया हो, और लीगल टेंडर है कि आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो जो 500 और जो 1000 की नोट अब नहीं है, वो फिएट मनी तो है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इश्यू किया था, बट दे आर नो मोर लीगल टेंडर। क्यों? क्योंकि अब आप किसी को दोगे 500 रुपये पुरानी नोट तो आपको मना कर देगा लेने से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्रिप्टो ठीक करेंसी है, क्या है? डिजिटल करेंसी क्रिप्टो है जो कि ब्लॉकचेन डिजिटल और मनी है आई टेक्नोलॉजी। थिंक। नाइदर डिजिटल, लीगल टेंडर और फिएट, डिजिटल करेंसी। राइट, क्योंकि वो बैकिंग नहीं है। बट हाँ, कहीं कहीं हम देख रहे हैं ना, कुछ गवर्नमेंट से बैकिंग उसको दे दिया है। तो एल सल्वाडोर है शायद से कंट्री जिन्होंने उसको Yeah, वो yeah, they दे have दिया provided it है। legal security to that राइट, digital currency. वो क्रिप्टो हाँ, तो सिटी भी ये बना रहा है। डिपेंड, हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री का पूछ रहे हैं। तो उस कंट्री के लिए तो वो हो गई ना फिएट मनी फिर, या लीगल टेंडर। अपन लोग 30%, तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा उसके मतलब ये सिचुएशन पे जो बजट में बोला है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने? क्या चीज? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है 30% जो टैक्स, 30%, उससे क्या होगा अपना हम 30% लोग टैक्स लगेगा वो। उससे हाँ, क्या तो डिस्करेज करेगा ना थोड़ा सा आपका प्रॉफिट्स। आप 1000 रुपए कमाओगे तो आपको 30% उसका, उसमें भी टैक्स देना होगा। क्रिप्टो वाला अभी तक वो नहीं उसके एम्बिट में ला रहे थे। फिर इसको मेनली रेगुलेट, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाह रही है टैक्स लगा के। फिर इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो कुछ बैकिंग में चेंज नहीं होगा? जैसे कि हम लोग उसको बैक भी नहीं कर रहे हो, टैक्स लगा रहे हैं, फिर उसका जो प्रेजेंट में उसका जो सिचुएशन है, जैसे कि ना वो लीगल टेंडर ना फियाट है, तो उसमें क्या चेंज होगा ये टैक्स लगाने से? फिर मतलब ये है मेरा। मुझे लगता है ना कि गवर्नमेंट जो आरबीआई अभी जो बताई है कि वो डिजिटल करेंसी लाएगी, इसलिए उस पर टैक्स लगा के इसको डिस्करेज कर रही है कि गवर्नमेंट जो डिजिटल करेंसी लाएगी लोग उसको अपनाएं। हाँ, और उसको ये नहीं बोल सकते ना कि हम लोग इसको मानेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना कि आप बैन नहीं कर सकते ऐसा कुछ। डायरेक्ट उसको बैन भी नहीं कर सकते हैं ना। हम्म। अच्छा, कोई बताएगा कि क्यों नहीं बैन, कौन सा आर्टिकल यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बैन क्यों नहीं कर सकते? आर्टिकल 19(1)(g) है ना? आर्टिकल 19 Right to practice profession and all, I think. हाँ, 19(1)(g कि आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, प्रोफेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, और लास्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कोई बताएगा? हाँ, दो चीजों में से कोई एक चूज करना हो तो जो तो आपने चीज छोड़ दी है उसका क्या कॉस्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, मतलब उसका जो बेनिफिट था वो क्या आंसर होगा? हाँ, तो सब्सिडी वगैरह हम टैक्स पेयर मनी से करते हैं तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट भर रही है, जैसे कि सब्सिडी वगैरह दे रही है कुछ भी, ये कंज्यूमर को दे रही है। करेक्ट। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये टैक्स पेइंग पब्लिक से पैसा लेके दूसरे कंज्यूमर्स को आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। अगर आप किसी को फ्री में, तो एक तरह से वो बर्डन तो है ही है ना। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। 7 चलते हैं। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। ऑप्शन सी, अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है। एंड एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, तो ये कोई बताएगा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस पे कैलकुलेट होती है, या जीडीपी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं ना।
नेट पहले हम नेशनल फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, अब आई थिंक हम उसको मार्केट मार्केट कॉस्ट प्राइस पे, पे करते मार्केट। मार्केट ओके प्राइस में। हैं। क्योंकि आईएमएफ वगैरह जो अपना डाटा निकालता है या जो कोई रिपोर्ट निकालता है, रैंकिंग निकालता है, वो मार्केट प्राइस पे ही निकालता है। तो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली ये इसलिए अपने डाटा को भी उससे मैच करने के लिए वो एनएम मार्केट प्राइस पे ही कर दी है। ठीक है। अच्छा, जीडीपी में हम एक चीज ऐड कर देते हैं जिससे हम जीएनपी पे आ जाते हैं। कोई बताएगा क्या एक कंपोनेंट अगर आप नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक डाउट था, ये फिएट मनी का तो डिफिनीशन कहीं हम ये पढ़े थे कि मतलब उसके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे 100 रुपये का नोट है और कॉइन, या फिर कोई 10 रुपये का कॉइन है, तो एक्चुअली उसका वैल्यू उतना होता नहीं है। वो उसका वैल्यू उतना इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको लीगल सपोर्ट मिलता है आरबीआई की तरफ से, इसलिए उसको हम फिएट यार मनी बोलते हैं। फिएट जो होता है ना, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। तो एनी मनी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर इज फिएट मनी। अब वो इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। कल को अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड का मनी लॉन्च कर दिया, वो फिएट मनी ही होगा ना वो तो। मेनली फिएट मनी आप हमेशा आते हैं या तो गवर्नमेंट ने या किसी राजा ने, मतलब किसी सॉवरेन अथॉरिटी ने इशू किया होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती है कि उसमें उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर गोल्ड का कॉइन है तो ऑब्वियसली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, नॉर्मल पेपर है तो कम होगा। तो फिएट का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से नहीं है। लीगल टेंडर और फिएट में यही डिफरेंस हो सकता है कि लीगल टेंडर में जैसे गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि 10 रुपीज है तो उसको 10 रुपीज बियर करना है, और फिएट में ये है कि कोई अगर 1 ग्राम का कॉइन है ना, तो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो सकती है। हाँ, मेनली आप याद रख लो कि जैसे लीगल टेंडर हमेशा फिएट मनी ही होगा, बट जरूरी नहीं कि जो फिएट मनी है, जैसे वही 500 और 1000 का मैंने एग्जांपल दिया, वो आपका फिएट मनी है, बट नाउ इट इज नो मोर अ लीगल टेंडर। करेक्ट। सिमिलरली ठीक है। जो कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं ना, दे आर फिएट बट दे आर नॉट लीगल टेंडर्स, सम ऑफ देम मतलब। हाँ, क्योंकि सरकार ने इश्यू किया, लेकिन आप उसमें राजा की फोटो वोटो बनी, आप जाके उसको दुकान पे जाके नहीं परचेजिंग कर सकते हो, वो मना कर देगा लेने से। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो मना नहीं कर सकती है। पीवाईक्यू भी था कि क्रेडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट दैट मनी। ठीक है, ये आगे चलते हैं। 50 पैसा अभी लीगल टेंडर है कि नहीं है? क्या चीज? 50 पैसा 5050। आई थिंक अब तो नहीं अब नहीं करते ना, उसको मना डिसकंटिन्यू कर दिया है ना, लोग मना कर सकते हैं ना। 50 पैसा करता है क्या? करता है ये बट कोई ये बता लेते देना। नहीं। हाँ, करता है लेते नहीं लोग। ओके, तो जब तक मतलब ऑफिशियली नहीं आएगा कि नहीं है, तब तक तो ये लीगल टेंडर नहीं, रहेगा। आरबीआई ने तो अभी तक ऐसा नहीं कहा है। अभी तक तो 50 पैसे जैसे वेस्ट बंगाल में चलते हैं 50 पैसे। ठीक है, तो ये लीगल टेंडर रहेगा। लिमिटेड लीगल टेंडर। हाँ, करेक्ट। ये भी होता है ना कि आप 1000 से ज्यादा के रुपए कॉइन्स में नहीं दे सकते, मतलब कि वो रुपीज में ही देने पड़ेंगे आपको बड़े नोट्स में। हाँ, इसी को ही बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, कि एक क्वांटिटी के बाद वो मना कर देगा लेने से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज ये तो हो गया। 8th देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड। क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? आंसर सी आएगा। आई थिंक इसका आंसर 2 और 4 होना चाहिए। 2 and आंसर 4। ऑप्शन सी। इंटेंजिबल वेल्थ भी वही है ना, जो कि आपका नॉलेज, स्किल, गुडविल, नॉलेज, पेटेंट्स। स्किल। हाँ, एंड सेकेंड भी नॉलेज स्किल ही डिनोट कर रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर सी होगा 2 और 4। इसमें किसी को ऐड करना है? एक सोशल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में फिर डिफरेंस क्या हुआ, कोई बताएगा? गूगल करके ही बता दो। कोई एक बार चेक करके मुझे बता देना अभी कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल क्या है एंड सोशल कैपिटल क्या है। देखिए,
ठीक है, एक बार देख लीजिए. Social capital and human capital are two types of resources. The key difference between human capital and social capital is that human capital refers to skills, knowledge and experience, etc. possessed by different individuals, whereas social capital refers to the resources we gain from being a social network. यहाँ पे मतलब सोसाइटी का ज्यादा एम्फेसिस है, वहां पे आपकी नॉलेज और जानकारी का ह्यूमन कैपिटल में बेसिक ये डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. यानी अपने लाइफ प्रोसेस में आप जितने स्किल्स और नॉलेज लेते हैं. ओके. Question number 9. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in a significant increase in output due to इसका तो हो जाएगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. हाँ, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो कोई बता दो क्या होता है. मीन्स इस केस में मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पर यूनिट आउटपुट प्रोडक्शन के लिए हमारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो ये डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके केस में ये ज्यादा होता है. मीन्स एक पेन को प्रोड्यूस करने के लिए डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा इन विथ रेस्पेक्ट टू एक डेवलप्ड कंट्री. ओके, मतलब आप कितना पैसा लगा के कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये है. अगर आप ज्यादा है कोई चीज हाई, मतलब आपका पैसा ज्यादा लग रहा है और आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, तो ये खराब चीज है. तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज अ नेगेटिव थिंग. ठीक है. हेलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्या है आंसर, बताओ कोई. क्वेश्चन है, आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दूसरा है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड तीसरा है, ट्रेजरी बिल्स ऑफर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू. टू तो एलिमिनेट हो जाएगा. 2 तो सही है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते ना. स्टेट है वो सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज को इशू कराई. अच्छा, पहले करते थे पर भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ना बीच में ट्रेजरी बिल्स. ऐसा अभी क्यों वो नहीं करते हैं. तो ऐसा करते क्यों नहीं ये लोग, इसका रीजन क्या है? आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो सेंट्रलाइज कर रहे थे पावर, बोरोइंग पावर, ताकि सेंटर के पास ज्यादा ऑटोनॉमी रहे. अभी इनको बोला है ना कि आप सिर्फ लोन लोगे और हमसे पूछ के लोगे अगर हमारा वो है पेंडिंग है पेमेंट. बाकी कोई और बताना चाहेगा? ये ट्रेजरी बिल जो है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत आता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 प्रकार के होते हैं. एक ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट लोन. तो ट्रेजरी बिल होता है ये 1 साल मतलब कि लेस देन 1 ईयर के लिए ये इशू होता है. और ये इशू होता है, ये डिस्काउंटेड रेट पे इंटरेस्ट इशूड होता है. मीन्स कि मतलब हम आपको ट्रेजरी बिल हम इशू कर रहे हैं, 100 रुपया का हम इशू कर रहे हैं और आपसे हम उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा 95 रुपीज. मतलब मैच्योरिटी पूरा हो जाने पे ये आपको 100 रुपया मतलब कि उस टाइम पे दे दिया जाएगा. तो इसीलिए इसको बोलता है कि ये इशू किया जाता है डिस्काउंटेड रेट पे, ये इशू किया जाता है. ये 91, 182 डेज और 364 3 होते हैं इसके ईमेल. हाँ. ठीक है, तो इसका क्या आंसर है फाइनल? फाइनल तो यही होगा मैम, सी होगा. नहीं, सी क्या? 2 and हाँ, 3. C होगा. हाँ, 2 and 3. होगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज.
एंड दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। तो गलत ही हो गया। आंसर वुड बी ए। सेकंड में रिजर्व बैंक ऑफ वो तो इंडिया गलत ही है, तो फिक्सेस। आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अभी 9% है। ओके करेक्ट। एंड ये हम किसके कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को वो करते हैं? एक हम CRAR करते हैं, रखा है, ये बेसल 3 पे करते हैं। करेक्ट बेसल कमेटी वालों। करेक्ट। हाँ, एंड बेसल वाला एक और चीज के लिए है। एक बेसल का एक तो बैंकिंग से रिलेटेड है, एक और चीज से है, कोई बताएगा क्या है? बेसल की एनवायरमेंट दो वाला। तीन चीजें हैं, जैसे एक तो बेसल अकॉर्ड है एंड एक वो BS से भी कंफ्यूज हो सकते हो आप, BS फॉरेंसिक जो एयर पोल्यूशन वाला है। उसके बाद एक बेसल कन्वेंशन है जो कि हैजार्डस वेस्ट के मूवमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI enabled बैंक अकाउंट। दूसरा है while a chip in debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. ये तो नहीं है, ये गलत है। नहीं, इसमें गलत। 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इसमें होता है ये। 3 फैक्टर है। हाँ, भीम में 3 होते हैं। क्या क्या है कोई बताएगा? एक तो मोबाइल पिन हो जाएगा, एक डिवाइस आईडी होती है, स्कैनिंग एक होता मोबाइल है। नंबर हो जाता है, और एक ये बैंक अकाउंट हो जाता है। ठीक है ठीक है। इसमें किसी को डाउट है फिर, या कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? ये सब अच्छा, भीम एक बार ऐप ये 10 सब नंबर इसके अंडर में आएंगे। क्या मैम? भीम ऐप ये सब कौन रेगुलेट करेगा? कोई बॉडी है? CI। ये NPCI के अंतर्गत ये आएगा ये। NPCI रेगुलेट करती है जितने भी पेमेंट। ठीक है, सारे डिजिटल पेमेंट्स को NPCI करेगी। करेक्ट। एंड देन आफ्टर दैट वन पॉइंट वी शुड आल्सो नो दैट जो NPCI है वो कैसे फॉर्म हुआ है, मतलब लाइक कौन है जिसने NPCI को फॉर्म किया है। सो दैट इज एनीवन नोस? 2000 एक्ट है ना, RBI ने किया है एक ही और साथ इंडियन बैंक NPCI एसोसिएशन एंड के साथ। इंडिया बैंक एसोसिएशन को। एंड आई थिंक 2007 इसका एक्ट है। ओके Yes, NPCI plus IBA. करेक्ट। मुझे लगता है जो ई-रूपी वाला चला होगा ना, थोड़ा उस पे हो सकता है ये, अगर ये ऐसा कुछ बनाने लगे इस बार क्वेश्चन में। काफी न्यूज में है ये वाला। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। एंड दूसरा है टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। आई थिंक फर्स्ट तो रॉन्ग होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली अब ये इंक्रीज हुआ नहीं। अब ये स्टीडली बोल रहा है लास्ट 10 साल में, तो फिर संभावना है कि 10 साल में ये कभी ये- ऊपर नीचे हुआ होगा, तो उस गेस पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग ही होते हैं। ओके सेकंड तो सही होना चाहिए शायद। ये सेकंड इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, बिकॉज मर्जर इसीलिए जाता है सो दैट क्या पता गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। हाँ, सेकंड जो ऑप्शन है, मतलब ये काफी एक ब्रॉड टर्म है, तो संभावना है कि ये सही ही होगा। हाँ करेक्ट ठीक है। अच्छा, एक बार 10th नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 एक बार दिखाइएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा इस पे हमको डाउट था, मतलब। नहीं, ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती अपनी स्टेट मर्जी। गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं ओके ओके वो तो ओके। SDL साइज करती है ना, स्मॉल डेवलपमेंट कुछ कहते हैं। एक तो स्टेट डेवलपमेंट लोन वो तो करती ही है, लेकिन थोड़ा इस पे हमको थोड़ा डाउट था। ओके। अच्छा कोई बताएगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं? वो एडवांस लोन शायद जो नीड होती है बैंक को, आई थिंक। हाँ दो करेक्ट करेक्ट, गवर्नमेंट ये के होते हैं ना RBI शॉर्ट से टर्म। लेते हैं। गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म वो डेफिसिट होता है तो उसके लिए ले लेती है।
हाँ, ये 3 महीने के लिए होता है आपका अच्छा, ये to be 10th का तो precise आंसर 1 2 3 90 डेज के लिए। अच्छा ये बताइए क्या वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं? वो हाँ दोनों सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कर सकती है। आई थिंक ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट दोनों ट्रेजरी गवर्नमेंट बिल करती सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अच्छा, ये 10th का आंसर 1 2 3 तीनों है ना? नो, इसका आंसर सी होगा, ओनली 2 and 3। तो स्टेटमेंट 1 में फिर क्या प्रॉब्लम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज इन सर्विस नोट बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट में वही तो मिस्टेक है ना कि फर्स्ट में इन्होंने लिखा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मैनेज एंड सर्विसेज को मतलब सिक्योरिटीज को मैनेज नहीं करता है, तो तो वो सेवी करती है आई थिंक। गवर्नमेंट भी मैनेज करता है। ओके ओके। सिक्योरिटी में तो बाकी चीजें भी आ जाएगी ना, लेकिन टी बिल अलग होता है ना, थोड़ा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी रहता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी तो करता ही है ना जो अपन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों का करता है ना, स्टेट एंड सेंटर का। हाँ, इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्या है आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। का आइडिया किसी को एक बार इसको चेक कर लेना कोई ऑफिशियल शॉर्ट की टर्म और क्या लॉन्ग टर्म दोनों अलग अलग होता है। आरबीआई तो सिर्फ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट को टर्म रेगुलेट और लॉन्ग टर्म दोनों अलग होते हैं। टी बिल्स नहीं होते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन दूसरे बिल्स होते हैं, दूसरी सिक्योरिटीज होती है स्टेट गवर्नमेंट की, मेरे को जब तक मालूम है। इसके लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके ठीक है। तो हमने पहले भी ये किया था सेकेंड एंड थ्री इज करेक्ट ना? ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस खत्म, तो वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।